यहां पर एडवोकेट्स को फंड्स एलोकेट करने की जब बात करी जाती है तो बोला जाता है कि यहां पर कमीशन के पास यहां पर एडवोकेट वेलफेयर फंड के अंदर पैसे ही नहीं है। लेकिन यहां पर अगर दूसरे पहलू पे मैं बात करूं तो यहां पर जो इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं और सिर्फ मुद्दा क्या है, इरेगुलरिटीज अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स के अंदर खेल बदल करना और इतना बड़ा स्कैम करना। तो यहां पर अभी हाल ही के अंदर वीडियो में आपको जो बता रहा हूं इसके अंदर यहां पे एडवोकेट वेलफेयर जो फंड होता है जहां पर एडवोकेट्स का कोई भी नुकसान होता है या एडवोकेट्स को कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की होती है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे 5,000 रुपए यंग एडवोकेट्स को प्रोवाइड कराने के लिए बात चली जा रही थी, तो वो यही फंड होते हैं जिनमें से इस फंड का इस्तेमाल करके एडवोकेट्स का इस फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारा जाता है। लेकिन यहां पर जब एडवोकेट्स को फंड अलॉट करने की बात आती है, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं कि यहां पर फंड्स नहीं है, अगर हम फंड्स हैं भी तो हम एलोकेट करने के लिए एक कमेटी बिठाएंगे एक्सेट्रा, ये करेंगे एक्सेट्रा, हम स्टेप्स लेंगे। लेकिन रियलिटी में कुछ भी ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। अब यहां पे हाल ही में अभी सीबीआई की तरफ से जो है जांच करी गई, सीबीआई ने पाया कि एडवोकेट वेलफेयर फंड जो केरला एडवोकेट वेलफेयर फंड है वहां पर बहुत बड़ा झोल हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 7 करोड़ 60 लाख 7 करोड़ 60 लाख रुपीस का झोल हुआ है, गायब करे गए हैं। कहां पे? एडवोकेट वेलफेयर फंड के अंदर से। तो यहां पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करी है। अब इसके पीछे की और बड़ी कहानी क्या है, क्या बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए गए हैं कमीशन के द्वारा और सीबीआई के द्वारा और एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा, पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर एक एडवोकेट हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अनअकैडमी पे 1 अप्रैल से प्राइस बढ़ जाएंगे। अब नए प्राइस क्या होंगे बढ़ने के बाद वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे कि अगर आप प्लान 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का कोई भी प्लान लोगे तो आपको प्राइस बढ़े हुए नजर आएंगे। लेकिन आपके पास अभी भी मौका है, 31 मार्च तक आपके पास अभी भी मौका है। पुराने प्राइसेस पे अगर आप बैचेस लेना चाहते हो, जुडिशरी के प्लान्स लेना चाहते हो, तो आपको SLG10 का कोड यूज करके पुराने प्राइसेस पे जो भी करंट प्राइसेस हैं उस पे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि जुडिशरी की अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलती है, ये वही लोग अटेंड कर सकते हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन होता है। और यहां पे डेली बेसिस पे आपको नए नए बैचेस देखने को मिलते हैं। जैसे अभी हाल ही में एमपी जुडिशरी के लिए बैच लॉन्च हुआ है जिसमें आपकी पूरी की पूरी प्रीलिम्स की तैयारी, जिसमें आपकी पूरी की पूरी मेंस की तैयारी हो रही है। बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस बैच में भी आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का। डेली बेसिस पे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी चलती हैं, आप लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं और बहुत लोग फायदा उठाते भी हैं। यहां पर आपको प्राइसेस जो मैंने आपको बताए थे पुराने वाले ही अभी चल रहे हैं 31 मार्च तक। यहां पे जुडिशरी का अपना एक आइकॉनिक बैच भी होता है जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलते हैं, लेकिन 3 एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं। जैसे कि डेली लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, मेंस की अपनी फोकस टेस्ट सीरीज मिलती है और जो बेनिफिट्स प्लस में होते हैं वो तो आपको मिलते ही हैं। प्राइसेस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप कोई भी प्लान लो, आप मेरा कोड यूज करना SLG10 का 10% डिस्काउंट के लिए। सबसे पहली बात आती है कि फ्रॉड हुआ है। पहली बात केरला एडवोकेट वेलफेयर फंड के अंदर, इतनी बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। यहां पे बात करी जाए सीबीआई, जो आपको पता होगा क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जिसकी फुल फॉर्म है जी। सीबीआई का काम है कि भाई कोई भी झोल हो रहा है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो सीबीआई जांच करती है। आपको भी पता होगा सीबीआई की जो जांच है वो एक हाई लेवल के ऊपर जब केस पहुंच जाता है, जब सीबीआई बीच में आता है। तो इसके दौरान सीबीआई ने जांच करी, सीबीआई ने पाया कि यहां तो बहुत बड़ा झोल है यार, 7 करोड़ 60 लाख रुपीस का। तो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करवाई। जो स्कैम हुआ है 7.6 करोड़ रुपीस का केरला एडवोकेट वेलफेयर फंड के अंदर। अब यहां पे मुद्दे की बात यह है कि एफआईआर जो दर्ज करी गई है वो किन किन धाराओं के तहत दर्ज करी गई है। जो भी लॉ स्टूडेंट है या जो कोई एडवोकेट है वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएगा, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज हुई है ना तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या क्या अपराध लगाए गए हैं वो भी तो हमें जानना पड़ेगा। तो सेक्शन 109 आप लोग जानते हो, पनिशमेंट ऑफ द अबेटमेंट, ये हमारा आईपीसी का चार्ज लगेगा। अब 120B ऑफ आईपीसी, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे लोग और इन्वॉल्व है, क्रिमिनल पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है, पूरी प्लानिंग करी गई थी कि भाई हम कैसे कैसे जो है अकाउंट्स में खेल बदल करेंगे, कितने रुपए का कितने साल में हम खेल बदल करेंगे। तो ऑब्वियसली 120B ऑफ द आईपीसी का चार्ज तो लगना ही था। तो पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 420 ऑफ आईपीसी बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। कोई धोखाधड़ी करके किसी व्यक्ति को या किसी अथॉरिटी को या किसी कमीशन को झोल करता है या चीटिंग करता है तो ऑब्वियसली पनिशमेंट फॉर द चीटिंग 420 ऑफ द आईपीसी का
चार्ज लगेगा। 409 ऑफ द आईपीसी, आपको बहुत बढ़िया से ये पता होगा जो एडवोकेट्स हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का तो सेक्शन हमारे 405 406 से चालू होते हैं। अब 409 क्यों लगाया गया है यहाँ पे इसलिए लगाया गया है कि अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाता है किसके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, बैंकर के द्वारा, एजेंट के द्वारा, तो 409 ऑफ द आईपीसी का धारा यहां पे लगती है। आपको पता होगा सीबीडी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको पैसे भरोसे के तौर पे आपको दे देता हूं कि एक स्पेसिफिक पर्पस मेरा कंप्लीट कर देना और आप मेरे पैसा लेके भाग जाते हो, तो क्या होता है, सीबीडी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और ऐसे ही हुआ है केरला एडवोकेट वेलफेयर फंड के अंदर। भाई आपको भरोसे के तौर पे अकाउंट्स संभालने का आपको मैंने पूरा का पूरा अथॉरिटी दे रखी है और आप मेरे जो मैंने आपको चीज पैसे दिए संभालने के लिए, आप उसमें ही मेरे पैसे लेके भाग गए, तो ये क्या होगा, सीबीडी होगा और 409 ऑफ द आईपीसी का चार्ज लगेगा। अब 477A ऑफ द आईपीसी मतलब फॉल्सिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स, आपने झोल कराए, खर्चा हुआ है 1000 का और आप शो कर रहे हो 100 रुपए का, तो ये तो गलत है, फॉल्सिफिकेशन इन द अकाउंट्स। तो ये 477A ऑफ द आईपीसी की यहां पे चार्ज लगाया गया है। ये सारी धाराएं और एक और धारा यहां पे लगी है कि अगर सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 2, सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो ऑब्वियसली यहां पे करप्शन हुआ है, करप्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो यहां पर जो है ये धारा भी यहां पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो इन सारे सेक्शंस के तहत सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई एफआईआर दर्ज हुई किस पे है, अपराधी है कौन, ये भी थोड़ा बताओ। अब इसके अंदर आपको जानना पड़ेगा एक्यूज कौन है। भाई जो केरला एडवोकेट वेलफेयर फंड का जो अकाउंटेंट था, जिसके हाथ में पूरा अथॉरिटी थी सारे अकाउंट्स को मैनेज करना, कितने रुपए की कहां पे क्या किस लिए किस वजह से एंट्री करी जा रही है, वो अकाउंटेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, पहली बात। अब एक बात बताओ, क्या एडवोकेट इंडिपेंडेंटली खुद इतना बड़ा स्टेप ले सकता है, इतना बड़ा स्कैम कर सकता है? नहीं, और भी लोग इन्वॉल्व होंगे। तो यहां पे वर्ड यूज करा है एंड अदर्स। तो यहां पे जो भी अकाउंटेंट था एडवोकेट वेलफेयर फंड केरला का, ट्रस्ट कमिटी एंड अदर्स, और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनके खिलाफ यहां पे जो है एफआईआर दर्ज करी गई है। हालांकि अभी एफआईआर के जो अंदर और लोग हैं वहां पे डिस्क्लोज नहीं करा है नाम, बट स्टिल यहां पे अदर्स लिखा है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। अब यहां पे आरोप यह लगाया गया है सीबीआई के द्वारा कि यहां पे जो है ना, जो ये अपराध है, जो इतने सारे अपराध जहां पे मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं आईपीसी के तहत और ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, ये जो सेक्शंस लगे हैं, ये कोई आजकल का अपराध नहीं है, इन्होंने बहुत प्लानिंग से इन्होंने अपराध करा है। 2007 से लेके 2017 तक ये स्कैम्स चलते आए हैं। अगर मैं 7 करोड़ 60 लाख की मैं बात करूं, 10 साल हो गए, तो 10 साल के अंदर अगर मैं डिवाइड करूं 10 साल से, तो लगभग एक साल का अगर मैं निकालूं, हर साल 76 लाख रुपए जो है गायब करे जा रहे थे। हर साल 76 लाख रुपए जो है पूरे के पूरे वेलफेयर फंड में से गायब करे जा रहे थे। जब भी तो 1 साल 2 साल 3 साल 10 सालों का अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, 7 करोड़ 60 लाख का अमाउंट बैठता है। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ये न्यूज सुनने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, या आपको कहीं ना कहीं किसी और अथॉरिटी के ऊपर विजिलेंस बिठानी चाहिए, या फिर कोई और मैनेजमेंट बार काउंसिल को बनाना चाहिए, ताकि इनका जो कामकाज है देखरेख के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए। बट यहां पे अब आपके दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा कि यार ये जो स्कैम है, चलो ठीक है पकड़ा गया, लेकिन पकड़ा कैसे गया, सीबीआई के द्वारा ये जांच करी कैसे गई, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करूं, अभी हुआ क्या था, यहां पे क्या हो रहा था, इररेगुलरिटीज इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर फंड स्टैम्प्स ऑफ 7.6 करोड़। यहां पे जो है ना एंट्री के अंदर खेल बदल करा गया है। जैसे प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेलफेयर फंड के स्टैम्प्स होते हैं, उसके अंदर खेल बदल करा गया और 7.6 करोड़ का स्कैम हुआ है। और ये सिर्फ एक छोटा सा स्कैम है, आप मेरी बात पे भरोसा रखना, ये एक सिर्फ और सिर्फ छोटा सा स्कैम है। छोटा इन द सेंस ये सिर्फ प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इररेगुलरिटी से तो करी है, अकाउंट्स के अंदर खेल बदल ही तो करा है, जब जाके 7.6 करोड़ रुपीस का स्कैम पकड़ा गया है। अब आप लोग सोचिए और कितने बड़े बड़े यहां पे झोल पॉसिबिलिटियां जो हो सकते हैं। इनफैक्ट हर जगह पे मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी हो सकती है, और बहुत बढ़िया से मैनेजमेंट चल भी रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेट बार काउंसिल हैं जो अपना काम बिल्कुल मेहनत से और बिल्कुल ऑनेस्टली कर भी रही हैं, और कोई यहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है जैसे आपको मैंने केस के अंदर बताया है। अब इसके अंदर मैं बात करूं, यहां पे जो आरोप लगाया गया है ना, वो आरोप लगाया गया है विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो। क्या हुआ था कि यहां पर जो है ना ऑडिट चल रही थी। अब केरला एडवोकेट वेलफेयर फंड की ना एक ऑडिटिंग होती है, और आपको भी पता है जो भी कोई अथॉरिटी होती है, कोई कंपनी होती है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ना ऑडिटिंग होना बहुत जरूरी है, और वो भी हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ऐसे ही यहां पर जो है ऑडिटिंग चल रही थी। बस अब यहां पे जो है केरला एडवोकेट फंड के अंदर 7.6 करोड़ रुपीस का जो है स्कैम पकड़ा गया, यहां पे खेल बदल करा गया साफ। अरे भाई कोई बंदा जो है ऑडिटिंग करता है ना, तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसको एक एक एंट्री के बारे में पता होता है कि कब ये एंट्री
खेल बदल करके डाली गई है या कब ये एंट्री जो है बिल्कुल साफ सुथरी है। तो यहां पर जो ऑडिटर था उसने पकड़ा गया, कंप्लेंट फाइल हुई, सीबीआई ने जांच करी और विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच करी और इनफैक्ट यहां पर जो है ऑडिटिंग जो ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर झोल पाया गया है, ये डिस्कवर कर लिया गया है। इसके अंदर एक और बात आती है, अब जैसी कंप्लेंट फाइल हुई ना, एकदम जो एक्यूज पर्सन था वो भागे कोर्ट के पास, जो सुपीरियर कोर्ट था वहां पे उन्होंने पिटीशन फाइल करी और आरोप और ये बोला कि भाई जो सीबीआई ने हमारे ऊपर आरोप लगाया गया ना वो बेबुनियाद है, वो बिल्कुल गलत है, हमने तो कोई स्कैम करा ही नहीं है। अब आगे क्या मैटर होता है, अभी तो जस्ट एफआईआर दर्ज हुई है अभी सीबीआई के द्वारा। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, फिर इसके बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट के अंदर, फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन करा जाएगा कोर्ट के द्वारा, फिर यहाँ पे जो है कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रायल चालू होगा, मतलब चार्ज फ्रेम होंगे, फिर चार्ज फ्रेम होने के बाद यहाँ पे ट्रायल चालू होगा। ट्रायल चालू होने के बाद पता लगेगा कि एक्चुअल में अपराधी जो ये एक्यूज पर्सन के ऊपर सीबीआई के द्वारा लगाया गया है चार्ज, वो सिद्ध है या नहीं है। आप पूरी वीडियो को आपने अगर पहचान लिया है, समझ लिया एक एक बात को, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। साथ में ऐसी डेली अपडेट्स आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे, आपकी क्या ड्यूटी है, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोगों को मेरे चैनल के साथ जोड़ना ताकि सभी लोग अवेयर रहें और वीडियो को शेयर जरूर करना। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।